आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो पहली नज़र में काफ़ी बिखरे हुए से लगते हैं। हाँ, मतलब एक सवाल खगोल विज्ञान से है तो दूसरा लोकगीतों से। बिल्कुल। फिर एक अर्थशास्त्र से। लेकिन जब इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक दिलचस्प पैटर्न सा दिखता है। ये सब असल में एक ही चीज के बारे में है, छिपे हुए नियम और सिस्टम। हाँ, वही सिस्टम जो हमारी दुनिया को, हमारे आसपास की हर चीज को आकार देते हैं। बिल्कुल, चाहे वो ब्रह्मांड को चलाने वाले भौतिकी के नियम हो या समाज और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हमारे बनाए नियम। तो आज इन्हीं नियमों की परतें खोलने की एक कोशिश करते हैं एक सवाल के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़े सिस्टम से ही शुरू करते हैं, ब्रह्मांड से। पहला सवाल आकाशगंगाओं पर है। हम सबने मिल्की वे जैसी सर्पिल मतलब स्पाइरल आकाशगंगाओं की तस्वीरें देखी हैं। हाँ, जिनका एक बहुत ही व्यवस्थित सुंदर आकार होता है। पर क्या सभी ऐसी ही होती हैं? सवाल है कि ऐसी कौन सी आकाशगंगा है जिसका कोई नियमित आकार नहीं होता और जिसमें गैस और धूल बहुत ज्यादा होती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारी बनी बनाई सोच को तोड़ता है। अच्छा। इसका जवाब है अनियमित आकाशगंगाएं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। अनियमित। हाँ, ये ब्रह्मांड की वो बेतरतीब, कह सकते हैं अस्त व्यस्त रचनाएं हैं जिनका कोई तय ढांचा नहीं होता। और ये बहुत ज्यादा है क्या? अरे, ये कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं है। कुल आकाश गंगाओं का लगभग 1/4 हिस्सा यही है। 1/4? ये तो बहुत है। तो ये बस गैस और धूल के बादल हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत सक्रिय बादल हैं। इनमें नई गैस और धूल की भरमार होती है। अच्छा। और यही नए तारों के जन्म के लिए कच्चा माल है। इसीलिए इन्हें अक्सर ब्रह्मांड की नर्सरी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की नर्सरी? क्या बात है। हाँ, एडविन हबल ने जब आकाश गंगाओं को उनके आकार के आधार पर बांटा था, जिसे हबल सीक्वेंस कहते हैं, तो उन्होंने इन अनियमित आकाशगंगाओं को एक अलग ही श्रेणी में रखा था। इनकी तुलना अगर हम दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल आकाशगंगाओं से करें, तो उनमें ज्यादातर बूढ़े तारे होते हैं और धूल गैस लगभग होती ही नहीं। तो मतलब एक तरफ जीवन और ऊर्जा से भरपूर और दूसरी तरफ शांत बूढ़े तारे। बिल्कुल। कमाल है। तो ब्रह्मांड में भी व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों के लिए जगह है। चलिए, ये तो है ब्रह्मांड के नियम। हाँ। अब जरा धरती पर आते हैं और भौतिकी के नियमों को समझते हैं। ठीक है। एक नियम है लेंस का नियम। ये मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा। ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा हमेशा उस बदलाव का विरोध करती है जिसने उसे पैदा किया है। ये तो ऐसा हुआ कि बिजली अपनी स्रोत से लड़ रही है। हाँ, विद्रोही स्वभाव लगता है सुनने में, लेकिन असल में ये प्रकृति के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। और वो क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा। प्रकृति में आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। लेंस का नियम बस यही पक्का करता है। अच्छा। सोचिए, अगर प्रेरित धारा उसी दिशा में बहती जो उसे मजबूत कर रही होती, तो थोड़ी सी ऊर्जा से अनंत ऊर्जा बन जाती। बिल्कुल, जो कि असंभव है। फैराडे का जो मशहूर समीकरण है E = -d∅dt, उसमें जो वो छोटा सा माइनस का निशान है ना, हाँ। वो इसी लेंस के नियम की देन है। ये प्रकृति का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। तो ये एक तरह का जड़त्व है, बदलाव का विरोध। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो ये भी सुनने में उल्टा लगता है। बताइए। ध्वनि तरंगे स्टील जैसी ठोस चीज में हवा से ज्यादा तेजी से क्यों चलती हैं? मतलब आमतौर पे लगता है कि जो चीज हल्की और खुली हो उसमें कुछ भी तेजी से चलेगा। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हमें लगता है कि घनत्व मतलब डेंसिटी ही सब कुछ तय करती है। हाँ, लेकिन ध्वनि एक मैकेनिकल तरंग है। उसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम चाहिए। ठीक है, इसे ऐसे समझिए जैसे आपको एक संदेश 100 लोगों की लाइन में पहुंचाना है। अगर लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हैं, जैसे स्टील के अणु, तो आप पहले के कंधे पर थपथपाएंगे और वो तुरंत अगले को, और संदेश पलक झपकते ही आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। और अगर लोग दूर दूर खड़े हों, जैसे हवा के अणु, तो पहले व्यक्ति को चिल्लाना पड़ेगा, फिर दूसरा सुनेगा, फिर वो तीसरे को चिल्लाएगा। इसमें बहुत समय लगेगा। सही है। स्टील में अणु बहुत पास और मजबूत बंधनों से जुड़े हैं, इसलिए कंपन यानी ऊर्जा बहुत तेजी से एक से दूसरे तक पहुंचती है। आंकड़ों में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। स्टील में ध्वनि की चाल लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हवा में सिर्फ 343।
कमाल है। और यही आसान रास्ते वाला नियम शायद बिजली के प्रवाह पर भी लागू होता है। बिल्कुल। एक सवाल था कि अगर दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर में जुड़े हैं और R1 का प्रतिरोध R2 से कम है, तो ज्यादा करंट किस में बहेगा? यहाँ भी वही सिद्धांत काम करता है। ओम के नियम के अनुसार करंट हमेशा कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। अच्छा। समानांतर सर्किट में दोनों प्रतिरोधकों पर वोल्टेज बराबर रहता है और सूत्र है I = VR। तो चूंकि V एक जैसा है, तो जहां R मतलब प्रतिरोध कम होगा, वहां I यानी धारा ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा करंट R1 से बहेगा। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर सबसे आसान रास्ता खोज लेता है। बिल्कुल वही बात। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड से लेकर बिजली के तार तक सब कुछ बुनियादी नियमों से बंधा है। लेकिन ये तो प्रकृति के नियम हुए। हम इंसानों ने भी तो अपने सिस्टम और नियम बनाए हैं, खासकर जब बात पैसे और अर्थव्यवस्था की आती है। और हमारे नियम अक्सर प्रकृति के नियमों जितने सीधे और सरल नहीं होते। सही कहा। इसी से जुड़ा एक सवाल है आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव या लीकेज का। एक जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। रिसाव शब्द सुनते ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या बचत करना, जो कि एक तरह का रिसाव है, अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अर्थव्यवस्था में रिसाव का तकनीकी मतलब है वो पैसा जो खर्च के सक्रिय प्रवाह से बाहर निकल गया है। बाहर निकल गया मतलब जो आपने खर्च करने के बजाय कहीं और रख दिया। इसके 3 मुख्य उदाहरण हैं: बचत यानी सेविंग, कर यानी टैक्सेस जो सरकार को दे दिए, और आयात यानी इंपोर्ट्स जिसका पैसा देश से बाहर चला गया। ये अपने आप में बुरा नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब होती है जब इस रिसाव की भरपाई न हो। अर्थव्यवस्था में इंजेक्शंस भी होते हैं। इंजेक्शन? हाँ, जैसे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स, सरकारी खर्च और निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स। इनसे पैसा सिस्टम में वापस आता है। अच्छा, तो एक तरफ रिसाव, दूसरी तरफ इंजेक्शन। बिल्कुल। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों में एक संतुलन चाहिए। अगर लोग सिर्फ बचत करते रहें और वो पैसा निवेश के जरिए वापस सिस्टम में ना आए, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। मतलब ये एक तरह का आर्थिक संतुलन है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकारें और केंद्रीय बैंक कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने रेपो दर के बारे में बहुत सुना है खबरों में। ये क्या चीज है? रेपो रेट इसी संतुलन को साधने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI इस्तेमाल करता है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। ओके। अब सोचिए, अगर RBI इस दर को बढ़ा दे तो बैंकों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाएगा। और अगर बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा तो वो हमें यानी ग्राहकों को भी लोन महंगा ही देंगे। बिल्कुल। होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाते हैं। लोग कम खर्च करते हैं, बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है और महंगाई पर लगाम लगती है। हाँ, तो रेपो रेट एक तरह से अर्थव्यवस्था का वॉल्यूम नॉब है, जिसे 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति घुमाकर बाजार में पैसे की आवाज को कम या ज्यादा करती है। लेकिन ये तो वे आज के नियम। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले तो हमारे नियम बिल्कुल अलग थे, है ना? अरे वो एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वो जो लाइसेंस राज का दौर था, उसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? 1950 से 1990 के बीच भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई थी। इरादा तो नेक था। क्या इरादा था? विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने नए नए घरेलू उद्योगों को बचाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, अपने उद्योगों को बचाना। लेकिन क्या उस संरक्षण के बिना हमारे घरेलू उद्योग टिक पाते? क्या ये उस समय की जरूरत नहीं थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यकीनन शुरुआती दौर में कुछ हद तक संरक्षण जरूरी था। लेकिन ये संरक्षण जब बहुत लंबा और बहुत ज्यादा हो गया तो इसके अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम सामने आए। जैसे कि जब बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं होती तो कंपनियों के पास अपनी गुणवत्ता सुधारने या कुछ नया मतलब इनोवेशन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचता। अच्छा। उन्हें पता था कि उनका बनाया सामान बिक ही जाएगा, चाहे वो जैसा भी हो। नतीजा ये हुआ कि भारतीय उत्पाद अक्सर महंगे और गुणवत्ता में कमजोर होते थे। तो संरक्षण ने उद्योगों को एक तरह से आत्मसंतुष्ट बना दिया। बिल्कुल, अकुशल और आत्मसंतुष्ट। 1991 के सुधारों ने इसी संरक्षित बाजार की दीवारों को तोड़ा। वाह, मतलब अच्छे इरादों से बनाए गए नियम भी अगर समय के साथ न बदलें तो नुकसानदेह हो सकते हैं। सही कहा। ये तो हुई
पैसे और नीतियों की बात, लेकिन समाज तो सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बनता। समाज बनता है लोगों से, उनकी संस्कृति से और उनकी भावनाओं से। और इन भावनाओं को व्यक्त करने के भी अपने अपने नियम और तरीके होते हैं। बिल्कुल, जो हमें लोक संस्कृति में देखने को मिलते हैं। एक सवाल में कुछ लोकगीतों का मिलान करना था। सोहर, छकरी, लम्मन और कजरी। ये सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं है। ये तो जिंदगी के अलग अलग पड़ावों और मौसमों का साउंड ट्रैक है ना? आपने बहुत खूबसूरती से कहा। ये असल में भावनाओं का एक नक्शा है। सोहर उत्तर प्रदेश और बिहार में तब गाया जाता है जब घर में एक नई जिंदगी आती है, मतलब बच्चे का जन्म होता है। हाँ। कजरी मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में सावन की फुहारों के साथ गाए जाने वाला विरह और प्रेम का गीत है। अच्छा, और छकरी? छकरी कश्मीर की वादियों में रबाब और सारंगी की धुन पर गाया जाने वाला एक सामूहिक गीत है। और लम्मन हिमाचल की कुल्लू घाटी के पहाड़ों पर गूंजने वाले प्रेम गीत हैं। तो हर गीत एक खास मौके, एक खास मौसम और एक खास जगह से जुड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि संस्कृति जीवन को कैसे एक लय देती है। जैसे गीत एक जगह से जुड़े होते हैं, वैसे ही लोग भी। लेकिन कई बार लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। प्रवासन यानी माइग्रेशन के पीछे क्या विज्ञान है? ये पुश और पुल कारक क्या चीज है? ये प्रवासन के समाजशास्त्र को समझने का एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल है। पुश कारक वो नकारात्मक वजह हैं जो किसी को अपनी जगह छोड़ने पर धक्का देती हैं या मजबूर करती हैं। जैसे बेरोजगारी या गरीबी? हाँ, बेरोजगारी, गरीबी, सूखा, बाढ़ या फिर कोई लड़ाई, ये वो हालात हैं जिनसे लोग दूर भागना चाहते हैं। और पुल कारक इसका ठीक उल्टा हुए? हाँ, पुल कारक वो सकारात्मक आकर्षण है जो किसी को एक नई जगह की ओर खींचते हैं। जैसे बेहतर नौकरी के मौके, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं या ज्यादा सुरक्षा। बिल्कुल। हम अक्सर प्रवासन को सिर्फ आंकड़ों में देखते हैं, लेकिन हर एक माइग्रेशन एक गहरी मानवीय कहानी है। और जब लोग कहीं बसते हैं तो अपनी छाप छोड़ते हैं, हजारों साल पुरानी छाप। जैसे कि हमें गुफाओं में देखने को मिलता है। हाँ, उदयगिरी, खंडगिरी और गुंटापल्ले की गुफाएं। बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास की किताबें हैं। ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं राजा खारवेल के समय में जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थीं। अच्छा। वहां की रानी गुम्फा गुफा खास है क्योंकि वो 2 मंजिला मठ है, उस समय की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। और गुंटापल्ले? वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश का गुंटापल्ले एक बौद्ध स्थल है जो अपने दुर्लभ गोलाकार चैत्य गृह के लिए जाना जाता है। मतलब एक ही देश में अलग अलग धर्मों ने वास्तुकला को कैसे आकार दिया, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। ये सब दिखाता है कि भारत में कितनी तरह की विविधता है। और जनगणना के आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प लगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है ही नहीं, जैसे कि पुडुचेरी। हाँ, ये तथ्य कई लोगों को हैरान कर सकता है। सिर्फ पुडुचेरी ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 2011 में कोई अधिसूचित एसटी आबादी नहीं थी। अच्छा। और इसके ठीक विपरीत मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी एसटी आबादी है। और प्रतिशत के हिसाब से? अगर हम जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप और मिजोरम में लगभग पूरी आबादी ही अनुसूचित जनजाति की है। ये आंकड़े हमें देश के जनसांख्यिकीय ताने-बाने की गहरी समझ देते हैं। तो आकुंड बांध के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? अब इसका तथ्यात्मक जवाब तो महानदी है, जो शायद कई लोगों को पता भी होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम आज भी, मतलब 70 साल बाद, इस एक बांध की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका महत्व भूगोल से ज्यादा इतिहास में छिपा है। हीराकुंड सिर्फ एक बांध नहीं था, वो उस नए आजाद भारत का एक प्रतीक था जो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता था। सोचिए, ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। सबसे लंबा? हाँ, लगभग 26 किलोमीटर। उस जमाने की तकनीक से ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। लेकिन इसका एक और मानवीय पहलू भी है। इस बांध के बनने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। अच्छा। हर साल भयानक बाढ़ आती थी, गांव के गांव तबाह हो जाते थे। 1957 में जब ये बांध बना तो इसने न सिर्फ उस शोक को खत्म किया, बल्कि सिंचाई और उद्योगों के लिए बिजली भी दी।
ये नेहरू के उस विजन का हिस्सा था जहां ऐसे बांध आधुनिक भारत के मंदिर थे। यानी ये सिर्फ पानी रोकने की नहीं बल्कि आंसू रोकने और उम्मीदें जगाने की कोशिश थी। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरफ देश इन विशाल परियोजनाओं से अपना भविष्य बना रहा था और दूसरी तरफ देश की आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है क जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या है, ख पुल फैक्टर लोगों को नए क्षेत्रों में आकर्षित करते हैं, ग मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है और घ पुश फैक्टर में नागरिक अशांति हो सकती है। अब इसमें जो गलत कथन है वो है ग, लेकिन ये हमेशा शब्द ही यहाँ सारा खेल बिगाड़ रहा है ना। बिल्कुल, यही तो इस सवाल का सार है। जनसंख्या विज्ञान में शब्दों की सटीकता बहुत मायने रखती है। हमेशा एक बहुत बड़ा दावा है। अगर हम भारत जैसे विकासशील देश को देखें तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से मृत्यु दर तो गिरी है, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से नहीं घटी। सही बात है। नतीजा, जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा है और इसीलिए हमारी आबादी बढ़ती है। और वहीं दूसरी तरफ जापान या जर्मनी जैसे देश हैं। हाँ, वहाँ कहानी उल्टी है। वहाँ जन्म दर बहुत कम है और आबादी बूढ़ी हो रही है, तो वहाँ मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा हो सकती है, जिससे आबादी घट रही है। तो ये कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, इसलिए हमेशा शब्द इस कथन को गलत बना देता है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो एक छोटे से शब्द ने पूरे कथन का मतलब ही बदल दिया। चलिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था के उस दौर में चलते हैं जहां सरकार सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। सवाल है 1950 से 1990 के दौरान जो औद्योगिक नीति थी उसकी मुख्य आलोचना क्या थी? और जवाब है संरक्षित बाजार बनाने से अकुशलता और नवाचार की कमी हुई। अब सुनने में तो संरक्षित बाजार एक अच्छी चीज लगती है, मतलब हम अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचा रहे थे, तो इसमें गलत क्या हुआ? हाँ, देखिए इरादा तो नेक था लेकिन तरीका गलत साबित हुआ। उस नीति को कहते थे आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन मतलब जो चीजें हम विदेश से मंगाते हैं उन्हें देश में ही बनाएंगे। सोच थी कि देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सरकार ने घरेलू उद्योगों के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी जिसे लाइसेंस राज कहा गया। लेकिन इस सुरक्षा का एक अनपेक्षित परिणाम हुआ। जब आपको पता हो कि बाजार में आपका कोई प्रतियोगी नहीं है तो आप गुणवत्ता सुधारने की जहमत क्यों उठाएंगे? सही बात है। जरूरत ही नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, भारतीय कंपनियों के साथ यही हुआ। एम्बेसडर कार दशकों तक बिना किसी बड़े बदलाव के बिकती रही। क्यों? क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं था। तो असल में उद्योगों को बचाने की कोशिश में हमने उन्हें एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया जहां वो दौड़ना ही भूल गए। वाह, सुरक्षा ही बंधन बन गई। ये उस पूरे दौर को एक लाइन में समझा देता है। हाँ, एक तरह से। तो इस सुस्त और बंद अर्थव्यवस्था की जंजीरें टूटी 1991 में। इसके बाद की जो तस्वीर है, हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। सवाल है, शहरों में गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? जवाब है एक उभरती हुई सेवा अर्थव्यवस्था। ये शब्द थोड़े भारी हैं, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, यानी खेती, मछली पकड़ना, खनन, जहां हम सीधे प्रकृति से कुछ लेते हैं बल्कि सेवा दी जाती है। हाँ, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, इन्हें ही व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। अच्छा। 1991 के बाद भारत में ये तीसरा क्षेत्र रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। आज भारत की जीडीपी में आधे से ज्यादा हिस्सा इसी सर्विस सेक्टर का है। ये सवाल हमारी आर्थिक पहचान में आए इसी भूकंपीय बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। हम खेतों के देश से अब ऑफिस और लैपटॉप के देश में बदल रहे हैं। तो ये हमारी आर्थिक कहानी का एक नया अध्याय था। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ नई कंपनियां ही काफी नहीं होती, सरकार को भी अपने घर को व्यवस्थित करना पड़ता है। हमारा अगला सवाल इसी सरकारी हिसाब किताब से जुड़ा है। सवाल है 1991 के बाद राजकोषीय अनुशासन सुधारों ने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया? जवाब है राज्यों को भी राजकोषीय लक्ष्यों का पालन करना पड़ा। इसका असल में क्या मतलब हुआ? क्या केंद्र ने राज्यों पर अपनी शर्तें थोप दी? थोप दी शायद सही शब्द न हो, लेकिन हाँ, उन्हें एक अनुशासित रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया गया।
यहाँ सबसे बड़ा कदम था 2003 का FRBM एक्ट। FRBM? इसका मतलब? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। इसका सीधा साधा लक्ष्य था सरकार के घाटे और उधारी को काबू में रखना। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए नहीं था। असली चुनौती थी कि देश के सभी राज्य भी वित्तीय अनुशासन का पालन करें। और वो कैसे किया गया? इसके लिए केंद्र ने एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया। 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि जो राज्य अपने यहाँ FRBM कानून लागू करेंगे और अपने घाटे को अपनी GSDP के 3% तक सीमित रखेंगे, उन्हें केंद्र की तरफ से उनके पुराने कर्जों पर राहत दी जाएगी। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रोत्साहन। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि केंद्र ने राज्यों से कहा, अगर आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएंगे तो हम आपकी पुरानी देनदारियों में आपकी मदद करेंगे। ये एक तरह की वित्तीय गाजर और छड़ी की नीति थी। दिलचस्प है, यानी मदद को जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। चलिए 1991 के सुधारों से जुड़ा एक और सवाल देखते हैं। इसमें 2 कथन हैं। कथन आई, व्यापार नीति सुधार में आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना शामिल था। कथन आई, इसने घरेलू निर्माताओं का समर्थन करने के लिए आयात लाइसेंसिंग में वृद्धि की। सही जवाब है कि केवल कथन आई सही है। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल। कथन आई असल में उस पुरानी दुनिया की बात कर रहा है जिससे 1991 के सुधार खत्म करना चाहते थे। जैसा हमने पहले बात की, लाइसेंस राज का मतलब ही था हर चीज के लिए परमिट। सुधारों का मकसद उस राज को खत्म करना था, न कि उसे और बढ़ाना। नई आर्थिक नीति का नारा था उदारीकरण और वैश्वीकरण, मतलब दुनिया के लिए दरवाजे खोलना। और दरवाजे खोलने का पहला कदम था दीवारों को गिराना। हाँ, और ये मात्रात्मक प्रतिबंध वही दीवारें थीं। पहले सरकार तय करती थी कि आप किस चीज की कितनी मात्रा आयात कर सकते हैं। सुधारों ने इन प्रतिबंधों को हटाना शुरू किया। अप्रैल 2001 तक लगभग हर चीज से ये प्रतिबंध हटा दिए गए। इसका मकसद था प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो लाइसेंसिंग बढ़ाना तो सुधारों की आत्मा के खिलाफ होता? बिल्कुल। तो सुधारों का मतलब था दरवाजे खोलना, ना कि उन पर और ताले लगाना। बिल्कुल साफ। अब जब अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलते हैं, शहर चमकते हैं, तो लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं। हमारा अगला सवाल इसी प्रवासन के दूसरे पहलू यानी इसकी चुनौतियों से जुड़ा है। सवाल है, भारत में गंतव्य क्षेत्रों के लिए प्रवासन का कौन सा आर्थिक परिणाम एक चुनौती माना जाता है? एक बहुत जरूरी सवाल। और इसका सही जवाब है प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसे हम अपने चारों ओर हर रोज देखते हैं। बिल्कुल, ये विकास का वो स्याह पहलू है जिस पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। जब कोई अकुशल श्रमिक गांव से शहर आता है तो उसे संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। हाँ, दिहाड़ी मजदूर, निर्माण स्थलों पर काम करने वाला। इन कामों में ना नौकरी की सुरक्षा होती है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा। इससे उनका शोषण बहुत आसान हो जाता है। और इसका असर हम शहरों पर बढ़ते बोझ के रूप में भी देखते हैं। सही बात है। भीड़ भाड़, संसाधनों की कमी और मुंबई में धारावी जैसी विशाल मलिन बस्तियों का निर्माण। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। वो क्या है? इन प्रवासियों के लिए एक चुनौती है, लेकिन उनके गांव के लिए ये एक जीवन रेखा है। ये जो पैसा कमाकर अपने घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, उसी से गांव में चूल्हा जलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो प्रवासन एक ही समय में शहर के लिए एक चुनौती और गांव के लिए एक अवसर है। एक ही सिक्के के 2 पहलू। एक तरफ शहर की चमक, दूसरी तरफ उस चमक को बनाने वालों का संघर्ष। इससे एक और सवाल खड़ा होता है। एक तरफ केंद्र है जो बड़ी आर्थिक नीतियां बना रहा है, और दूसरी तरफ राज्य हैं जो इन जमीनी हकीकतों से जूझ रहे हैं। इन दोनों के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे बनता है? हमारा आखिरी सवाल भारतीय राज व्यवस्था की इसी नींव से जुड़ा है। प्रश्न है, भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म की प्रणाली शक्तियों को किनके बीच विभाजित करती है? इसका जवाब तो स्पष्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं है। हमारे संविधान ने इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था बनाई है ना? हाँ, और ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये व्यवस्था संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये असल में एक रूल बुक है जो बताती है कि किसका क्या काम है, ताकि टकराव कम से कम हो। बिल्कुल। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे।
राष्ट्रीय महत्व के विषय। सही। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। और तीसरी और सबसे दिलचस्प है समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और जंगल। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और ये शक्ति विभाजन ही उस संघ की आत्मा है। तो आज हमने इन सवालों के केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान यानी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की सिफारिश मुख्यतः कौन सा निकाय करता है, और हमारे विकल्प हैं ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त आयोग, सी वित्त मंत्रालय या डी नीति आयोग। इसका सही जवाब है बी वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये हमारे देश के संघीय ढांचे की आत्मा है। संघीय ढांचे की आत्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि वित्त आयोग एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने वाला रेफरी है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। हर 5 साल में? जी। और इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। इसका मुख्य काम उन सिद्धांतों को तय करना है जिनके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से आए पैसे का बंटवारा होगा। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि देश के विकास में सभी राज्य भागीदार हों और कोई भी राज्य पैसे की कमी की वजह से बहुत ज्यादा पिछड़ ना आए। तो ये वैधानिक अनुदान क्या चीज है? क्या ये किसी खास वजह से दिए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान 2 तरह के अनुदानों की बात करता है। पहला है वैधानिक अनुदान, जो अनुच्छेद 275 के तहत आता है। अनुच्छेद 275? जी। वैधानिक का मतलब ही है कि ये कानूनन जरूरी है। ये संसद उन राज्यों को देती है जिन्हें वित्तीय सहायता की वाकई जरूरत होती है। ये केंद्र की एक संवैधानिक बाध्यता है, कोई एहसान नहीं। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विवेकाधीन अनुदान, जिसे डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहते हैं, जो अनुच्छेद 282 के तहत आता है। विवेकाधीन मतलब मर्जी पर? बिल्कुल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। सरकार किसी खास योजना या मकसद के लिए किसी भी राज्य को ये अनुदान दे सकती है। इस पर नीति आयोग या संबंधित मंत्रालय का प्रभाव ज्यादा होता है। तो एक तरफ है संवैधानिक हक और दूसरी तरफ है केंद्र का विवेक। समझ गए। तो एक संवैधानिक बाध्यता है और दूसरा केंद्र के विवेक पर। तो ये तो हुआ पैसों का संतुलन, लेकिन संविधान का सबसे बड़ा काम तो शायद शक्ति का संतुलन बनाना है, सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के हक के बीच। सही बात है। और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ा है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विकल्प है भाग ए, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही उत्तर है सी, भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैग्ना कार्टा, ये शब्द हम सुनते बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब 800 साल पुरानी किसी अंग्रेजी चीज का हमारे संविधान से क्या लेना देना? लेमा देमा बहुत गहरा है। सोचिए, साल था 1215। इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, जो अपनी मनमानी के लिए काफी मशहूर थे। अच्छा। तो उनके सामंतों ने तंग आकर उन्हें घेर लिया और एक दस्तावेज पर दस्तखत करने को मजबूर किया। क्या? उस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा, यानी महान चार्टर। तो ये पहली बार हुआ था? हाँ, इतिहास में ये पहली बार था जब किसी राजा की असीमित शक्तियों पर लिखित रूप से लगाम लगाई गई थी। अच्छा। ये दस्तावेज कहता था कि राजा भी कानून के दायरे में है। अच्छा, तो हमारे संविधान का भाग 3 भी यही काम करता है, सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है। एकदम सही। हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो यही कहता है कि सरकार या राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मतलब ये हर नागरिक को गारंटी देता है? बिल्कुल। जीने का, बराबरी का, बोलने की आजादी का हक, ये हमारे अधिकारों की सबसे मजबूत लिखित गारंटी है। इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वैसे इसे बनाते समय अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी काफी प्रेरणा ली गई थी। ये तो एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हम संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कह रहे हैं, जो अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है, और दूसरी तरफ जब हम आज कानून के राज की बात करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती ही न्याय देने वाली व्यवस्था का धीमापन है। तो क्या ये कागज पर एक शानदार वादा और जमीन पर एक धीमी हकीकत वाली बात हो गई? आपने नस पकड़ ली, और यही हमारे अगले सवाल का सार है। सवाल है,
विधि नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत के सुधार को सबसे ज्यादा चुनौती किस कारक से मिल रही है? विकल्प है ए धीमी न्यायिक कार्यवाही, बी विधायी अतिक्रमण, सी कार्यपालिका का प्रभुत्व या डी मीडिया पूर्वाग्रह। स्लो जुडिशियल डिलीवरी, ये भारत के ब्लूप्रिंट और रियलिटी के बीच का सबसे बड़ा फासला है। ये सूचकांक कौन जारी करता है और ये हमें क्या बताता है? ये सूचकांक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट या WJP नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है। ये 8 पैमानों पर मापता है कि किसी देश में कानून का राज कितना मजबूत है। 8 पैमाने जैसे सरकार की शक्तियों पर लगाम, भ्रष्टाचार की कमी और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भारत इन कई पैमानों पर ठीक-ठाक प्रदर्शन करता है, लेकिन जहां बात सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस की आती है, हमारी रैंकिंग बहुत नीचे चली जाती है। और वजह वही है, देरी। वजह करोड़ों केस जो सालों साल अदालतों में पड़े रहते हैं। वो पुरानी कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। वाकई एक शानदार मैग्ना कार्टा का क्या फायदा अगर उसके तहत न्याय पाने में ही एक पूरी जिंदगी लग जाए। चलिए ब्लूप्रिंट के एक और पहलू को देखते हैं। सवाल है, अवशिष्ट विषयों यानी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये वो विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और ये संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। तो इसे ऐसे समझें कि जब संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। ये केंद्र के काम, ये राज्यों के काम और ये दोनों के। पर कुछ चीजें छूट गईं या उस वक्त थी ही नहीं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि संविधान बनाने वाले एक घर का नक्शा बना रहे थे। उन्होंने किचन, बेडरूम, बाथरूम सब तय कर दिया। ये हो गई संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। लेकिन उन्हें पता था कि भविष्य में कोई वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या स्मार्ट होम कंट्रोल रूम जैसी नई चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने अनुच्छेद 248 के रूप में एक क्लॉज डाल दिया कि घर में कोई भी नया कमरा बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र यानी संसद के पास होगा। और आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी, AI रेगुलेशन, अंतरिक्ष से जुड़े कानून, ये सब वही नए कमरे हैं। ये तो कमाल का उदाहरण है। क्या ये व्यवस्था हर संघीय देश में ऐसी ही है? नहीं, और यही दिलचस्प हो जाता है। हमने ये विचार कनाडा के संविधान से लिया है, जहां एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना है। और अमेरिका में? वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसका ठीक उल्टा है। वहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखा, इसलिए उन्होंने एक मजबूत केंद्र को प्राथमिकता दी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब ब्लूप्रिंट से जुड़ा एक पहेली जैसा सवाल। हमें कुछ मौलिक अधिकारों को संविधान में उनके आने के क्रम में लगाना है। 1 स्वतंत्रता का अधिकार, 2 समानता का अधिकार, 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम है विकल्प बी, 2, 1, 4, 3। और ये सिर्फ अनुच्छेदों का क्रम नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सोच है। वो सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ये नींव है। जब तक सब बराबर नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं। सही बात है। जब बराबरी मिल गई तो उसके ऊपर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। आपको बोलने, घूमने, कोई भी काम करने की आजादी। और ये क्रम बहुत मायने लगता है ना? ऐसा लगता है कि पहले आपको एक इंसान के तौर पर बराबर माना गया, फिर आपको बोलने और जीने की आजादी दी गई। हाँ, तो ये सुनिश्चित किया गया कि कोई आपका शोषण न कर सके। और जब ये सब सुरक्षित हो गया, तब आपको अपनी आत्मा की आवाज यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई। ये एक इंसान के विकास का क्रम भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, जो मानवीय गरिमा को बचाता है। और फिर अंत में इन विकल्पों में से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। ये एक तार्किक प्रगति है। तो ये तो था संविधान का शानदार खाका, एक आदर्श भारत की तस्वीर। लेकिन कोई भी देश सिर्फ अपने संविधान से नहीं बनता, वो अपने इतिहास से बनता है। उन लड़ाइयों, उन समझौतों और उन राजनीतिक खींचतान से जो जमीन पर होती हैं। बिल्कुल। तो अब इस ब्लूप्रिंट से निकलकर हकीकत की दुनिया में चलते हैं। और हकीकत की दुनिया में सत्ता का संतुलन हमेशा से एक बड़ा खेल रहा है। इसी से जुड़ा सवाल है, मुगल प्रशासन में शेखशादा या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था? विकल्प हैं ए तुर्क मूल के रईस, बी पदोन्नत राजपूत, सी फारसी अधिकारी या डी स्वदेशी मुसलमान जो प्रशासनिक पदों पर थे।
इसका सही जवाब है डी, स्वदेशी मुसलमान जो प्रशासनिक पदों पर थे। देखिए, मुगल दरबार कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं थी, वो सत्ता के कई गुटों का अखाड़ा था। मतलब अकबर एक तरह से डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की पॉलिसी चला रहे थे बस 400 साल पहले। फिर जानते थे कि सिर्फ बाहर के लोगों के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चल सकता, आपको स्थानीय टैलेंट को भी साथ लेना पड़ेगा। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। देखिए, दरबार में मुख्य रूप से 4 गुट थे। तुरानी, जो मध्य एशिया से आए थे, फिर थे ईरानी, जो फारस से आए थे। अकबर ने एक नया संतुलन बनाने के लिए राजपूतों को बड़े बड़े पद दिए, और चौथा गुट था इन शेखजादों का, यानी भारतीय मुसलमान। तो ये एक राजनीतिक रणनीति थी। अकबर की सुलह कुल की नीति सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, वो एक चतुर राजनीतिक रणनीति भी थी। वो किसी एक गुट को इतना ताकतवर नहीं बनने देना चाहते थे कि वो बादशाह के लिए खतरा बन जाए। उन्होंने इन सभी गुटों को एक दूसरे के खिलाफ संतुलित रखा। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें भी ढह जाती हैं, और कई बार ये संतुलन एक छोटी सी लड़ाई से बिगड़ जाता है। अगला सवाल ऐसी ही एक निर्णायक हार के बारे में है। सवाल है, कर्नाटक के नवाब की सेना की हार ने कौन सा बड़ा भू राजनीतिक बदलाव शुरू किया? इसका सबसे सटीक वर्णन, मतलब सबसे सही तरीके से देखें तो विकल्प ए ही है। इस हार ने देशी सैन्य संरचनाओं की प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया, और इसी से यूरोपीय कंपनियों को हिम्मत मिली। उन्होंने व्यापार से आगे बढ़कर सत्ता के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इस हार ने दिखा दिया कि भारतीय सेनाओं के लड़ने का तरीका कितना पुराना पड़ चुका था। ये कौन सी लड़ाई थी और इसमें ऐसा क्या खास हुआ था? इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयां होती हैं जो तोपों से ज्यादा दिमाग में लड़ी जाती हैं। 1746 की सेंट थॉम की लड़ाई कुछ ऐसी ही थी। 1746? जी। एक तरफ थी कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की लगभग 10,000 सैनिकों की विशाल सेना, और दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी, कुछ 100 सैनिक बस। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब नवाब की हजारों की सेना मैदान में खड़ी है और कुछ 100 फ्रांसीसी सैनिकों को देखकर शायद हंस रही होगी। जरूर। उस लड़ाई के बाद जब खबर फैली होगी तो भारतीय राजाओं के मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये सिर्फ एक हार थी या उनके आत्मविश्वास पर एक गहरा आघात था? ये एक गहरा आघात था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक भूचाल था। जब नवाब की विशाल सेना को फ्रांसीसियों की अनुशासित टुकड़ी और उनके तेज तर्रार तोपखाने ने धूल चटा दी, तो पूरे भारत के रजवाड़ों को एक संदेश गया कि अब संख्या बल मायने नहीं रखता। सही। अब यूरोपीय अनुशासन, रणनीति और तकनीक कहीं बेहतर है। इस एक लड़ाई ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मन से भारतीय रियासतों का खौफ निकाल दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत के शासक भी बन सकते हैं। तो ये भारत में उनके साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण पत्थर। यानी ये वो पल था जब ब्लूप्रिंट किसी और का लिखा जाने लगा। और ये खींचतान सिर्फ भारतीयों और यूरोपियों के बीच नहीं थी, बल्कि हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम के भीतर भी थी। हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, CR दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, तो अनुशीलन समूह, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, ने किसका साथ दिया? विकल्प है A गणेश घोष, B सूर्यसेन, C JM सेनगुप्ता या D सुभाष बोस। अनुशीलन समूह ने C JM सेनगुप्ता के गुट का साथ दिया। ये घटना दिखाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन कोई एक सीधी रेखा में चलने वाला आंदोलन नहीं था। CR दास इतने महत्वपूर्ण क्यों थे और उनकी मृत्यु के बाद ये विभाजन क्यों हुआ? देशबंधु चितरंजन दास बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ थे। 1925 में उनकी अचानक मृत्यु से बंगाल कांग्रेस में एक शून्य पैदा हो गया, एक लीडरशिप वैक्यूम। हाँ, और इस शून्य को भरने के लिए 2 बड़े नेता सामने आए। एक थे JM सेनगुप्ता, जो गांधी जी के करीबी माने जाते थे, और दूसरे थे युवा और तेज तर्रार सुभाष चंद्र बोस, जो ज्यादा आक्रामक विचारों के थे। और इसमें इन क्रांतिकारी समूहों की क्या भूमिका थी? वे तो कांग्रेस की राजनीति से अलग काम करते थे, है ना? सतह पर तो ऐसा ही लगता था, लेकिन जमीन पर राजनीति की परतें बहुत गहरी थी। बंगाल के 2 सबसे बड़े क्रांतिकारी समूह थे, युगांतर और अनुशीलन समिति। और इनमें भी आपस में प्रतिद्वंदिता थी? बिल्कुल। तो जब कांग्रेस में ये बंटवारा हुआ तो ये समूह भी किसी एक गुट के साथ जुड़ गए। युगांतर समूह ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, क्योंकि बोस के विचार उन्हें अपने ज्यादा करीब लगते थे। वहीं अनुशीलन समिति ने JM सेनगुप्ता का पक्ष लिया। ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई में भी व्यक्तिगत निष्ठा
विचारधारा और सत्ता का संघर्ष कितना गहरा था। जी। तो आज हमने भारत के ब्लूप्रिंट और इसकी हकीकत दोनों की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे वित्तीय आयोग और मौलिक अधिकार जैसे प्रावधान एक संतुलित और न्यायपूर्ण भारत का खाका खींचते हैं। और फिर हमने इतिहास के पन्नों में देखा कि कैसे सेंट थॉम की एक लड़ाई ने भारत का भविष्य बदल दिया, कैसे मुगल दरबार में सत्ता का संतुलन बना और बिगड़ा, और कैसे आज़ादी की लड़ाई के भीतर भी अलग अलग धाराएं और गुटबाजियां थीं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में अटक जाता है। हमने भारत के मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकारों की बात की और दूसरी तरफ विधि के शासन की चुनौती के रूप में धीमी न्याय प्रक्रिया को देखा। ये दिखाता है कि एक देश के लिए एक महान ब्लूप्रिंट बना लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती उस ब्लूप्रिंट को जमीनी हकीकत में बदलने की है। शायद भारत की कहानी इसी निरंतर कोशिश की कहानी है, अपने आदर्शों और अपनी हकीकत के बीच के फासले को कम करने की कोशिश।